नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी और लेके आया हूं एक और बेहतरीन राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हुए राजस्थान जिला दर्शन की क्लास। और आज हम मेरे दोस्तों बात करेंगे उस जिले की जिस जिले का नाम एक वहां पर स्थित झील के नाम पर पड़ा है, अर्थात राजस्थान के सभी जिलों में जो जिला हेडक्वार्टर है उस जिस जिले का जो नाम है उसके नाम का एक शहर स्थित है, लेकिन ये ऐसा जिला है जहां पर इस नाम का कोई भी शहर नहीं है। वहां पर इस नाम की मेरे दोस्तों एक झील आती है और उस झील के नाम के ऊपर ही इस जिले का नामांकन किया था। हाँ जी मेरे दोस्तों, सही पकड़े हो। हम बात किसकी करेंगे? राजसमंद जिले की हम लोग आज बात करने वाले हैं। इस राजसमंद जिले की ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री, इसकी कल्चर और इसके साथ और भी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा और आप भी तैयार होंगे इस क्लास के लिए। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों आज की इस क्लास की, और सबसे पहले उस मोटिवेशनल लाइन के साथ, क्योंकि अब तो समय और भी कम रह गया है। आज तारीख 3 हो गई है मेरे दोस्तों और आपको पता है अब कितना समय बचा है। 3 अक्टूबर है और समय कितना बचा है, तो बड़े मनोयोग के साथ, पूरे मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आपको अपनी तैयारी करना है, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते हैं। अब आज फ्री ऑफ कॉस्ट राजसमंद घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह से दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हाँ जी मेरे दोस्तों, यदि आप सोचते हो ना कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है तो मामला गड़बड़ है। यदि आप ये मान लोगे कि मेरा सिलेक्शन मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने मेहनत नहीं की थी तब नहीं हुआ था, इसका मतलब तब आप जाकर अपनी मेहनत करोगे और तब जाकर आप प्रेरित होगे और तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो किसी भी जो भी असफलता हो तो इसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अपने अंदर हमें झांकना है और उसके बाद दोबारा से एक अच्छे वचन के साथ, अच्छे सिद्धांतों के साथ और पूरे मनोयोग के साथ हमें तैयारी करनी है। तो मेरे दोस्तों आज घूमते हैं कहां पर? राजसमंद। और यहां देखते हैं हल्दी घाटी की बात करते हैं, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उन सब को हम लोग आज देख के चलते हैं, या राजसमंद झील फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे उम्मीद है पूरा आनंद लोगे आप लोग। करें स्टार्ट। हाँ जी मेरे दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें इस राजसमंद की बात करें तो सबसे पहले इस राजसमंद के इतिहास की बात करें कि भाई इस राजसमंद का इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी बात करें तो पहली चीज तो हम बात करें यहां से आता है कि सर्वप्रथम ये उदयपुर का हिस्सा था। किसकी बात करें मेरे दोस्तों? सर्वप्रथम ये उदयपुर का हिस्सा था। एक तो इतिहास ये आता है उदयपुर का हिस्सा, और इस उदयपुर से बाद में तोड़ करके इसे राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया था, 30वां जिला बनाया गया था। इसका मतलब पहली चीज तो ये हुई कि सर्वप्रथम ये उदयपुर का हिस्सा था मेरे दोस्तों। एक हम कह सकते हैं ये जो मेवाड़ रियासत का भाग है, मेवाड़ जो रियासत आती है, इस मेवाड़ रियासत का हिस्सा आता है। मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। इतिहास की बात करें उदयपुर का हिस्सा था, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। और एक यदि हम बात करें, अब यदि बात करें मेरे दोस्तों, ये जो जिला है जिसको मैं आप लोगों के सामने अब अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे दोस्त, समझना यहां से, अब इसको थोड़ा सा गौर करना। अब मैं जिस जिले को हाईलाइट कर रहा हूं ये जिला आता है कौन सा? राजसमंद। इतिहास में तो हो गया कि प्रारंभ में ये उदयपुर का हिस्सा था और मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। अब देखो यहां से अपन बात करें, ये जिला आता है मेरे दोस्तों राजसमंद। ये जिला कौन सा है? राजसमंद। और इस राजसमंद की यदि हम बात करें, अब की बात करें तो ये जो जिला है राजसमंद, अब इसको उदयपुर से तोड़कर बनाया गया है। एक तो हम बात करते हैं इसके परिवहन कोड की, एक तो किसकी बात करें? परिवहन कोड की। और इसका परिवहन जो कोड आता है वो आता है RJ30, RJ30। इसका परिवहन कोड क्या है मेरे दोस्तों? RJ30 आता है। और एक इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर आता है भेड़िया। इसका शुभंकर क्या आता है? भेड़िया। क्योंकि इस राजसमंद के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और वहां पर जंगली भेड़िए पाए जाते हैं। और इसी के आधार पर इस राजसमंद का शुभंकर क्या बनाया गया है? तो इसका शुभंकर बनाया गया है मेरे दोस्तों क्या? भेड़िया। तो याद रखना ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, उदयपुर का हिस्सा था। इतिहास के अंदर बात करें, बाद में इसको तोड़ करके नया जिला बनाया गया था, उसकी भी हम बात करेंगे। इसका परिवहन कोड आता है RJ30। और यदि हम इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर क्या आता है मेरे दोस्तों? भेड़िया आता है। बस में बैठो और निकल पड़ो कहां के लिए? राजसमंद के लिए। तो बात करते हैं राजसमंद की। आगे देखो, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो यहां से आता है। अब हम बात करेंगे इस राजसमंद की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं।
इस राजसमंद की हम वर्तमान स्थिति की बात करें, मैं सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इसकी सीमा रेखा वगैरह क्या है, और फिर इसकी एक वर्तमान स्थिति को हम लोग समझने वाले हैं। और यहीं से मेरे दोस्तों आपकी जो जिला दर्शन की जो क्लास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और पिछले एग्जाम के अंदर भी ये साबित हो चुका है कि अपने जिला दर्शन की क्लास जो है बड़ी अचूक है मेरे दोस्तों। अब देखो इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, कि वर्तमान में स्थिति क्या आती है राजसमंद के साथ। अब एक बात को आसान अच्छे से समझना है। सबसे पहले वर्तमान की बात करें तो ये राजस्थान का नया जिला बनाया गया था। हमने पढ़ा था ना, ये पहले उदयपुर का हिस्सा था, बाद में इसे जिला बनाया गया मेरे दोस्तों। और ये जिला कब बनाया गया था, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल वर्ष 1991 को। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल वर्ष 1991 को इसे राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया था। अब देखो यहां से हम बात करें इस 10 अप्रैल को, तो राजस्थान में 10 अप्रैल को 3 जिलों का निर्माण हुआ था। राजस्थान में 10 अप्रैल को 3 जिलों का निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों। और वो 3 जिले कौन से आ जाते हैं, एक जिला आता है 12, BDR पढ़ते हैं ना हम लोग, BDR, एक आ जाता है दौसा, और एक जिला आ जाता है राजसमंद। तो 10 अप्रैल राजसमंद की बात करें, 10 अप्रैल वर्ष 1991 को इसका गठन किया गया था। और याद रखना मेरे दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन किया गया था, 12 का गठन किया गया था कोटा को तोड़ करके। और ये जो 12 था ये राजस्थान का 28वां जिला था। दौसा का गठन किया गया था मेरे दोस्तों जयपुर को तोड़ करके, और ये राजस्थान का 29वां जिला था। और राजसमंद का जो निर्माण किया गया था ये उदयपुर से किया गया था, और ये राजस्थान का 30वां जिला था। तो ये राजस्थान का 30वां जिला बनता है। और इसका निर्माण कब हुआ, 10 अप्रैल वर्ष 1991 को इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक चीज तो ये आ जाती है यहां से जिले की बात करें। उसके बाद हम बात करें इसका जिला मुख्यालय कौन सा आता है। इसका जिला मुख्यालय की बात करें तो जैसे हम बात करें किसी भी जिले की बात करें, चाहे हम लोग झुंझुनू की बात करें, सीकर की बात करें या जोधपुर की बात करें, हाँ ABCD भाई, ठीक है, हाँ ओके चलो पहले राजसमंद घूम लें एक बार, बिना टिकट के, बिना बस, बिना प्लेन के, बिना बस के घूम लेते हैं राजसमंद, देखें सब कुछ चीज़ें की बात करते हैं। हाँ जी, अब देखो यहाँ से हम बात करें तो किसकी बात कर रहे थे, जिला मुख्यालय। हम किसी भी जिले की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे हम लोग मेरे दोस्तों सीकर की बात करें, चाहे हम लोग किसकी बात करें, जोधपुर की बात करें, जो भी जिला हम बोलते हैं वहां वैसा एक उसी के नाम का एक शहर वहां पर स्थित है, और वहीं पर उस जिले का जिला हेडक्वार्टर होता है। लेकिन यदि हम बात करें इस राजसमंद की, तो इसका जिला मुख्यालय राजसमंद नाम का कोई शहर ही नहीं है। यहाँ पर शहर कौन सा आता है, कांकरोली। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका जिला हेडक्वार्टर वहां पर नहीं है वो कौन सा है, कांकरोली है। क्लियर, चलो ये यहां से आपको देखना है। उसके बाद हम बात करें, अगला जिला मुख्यालय हो गया। उसके बाद हम मेरे दोस्तों बात करते हैं इसकी आकृति की। किसकी बात करें, इसके आकृति को लेकर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी आकृति जो है कई जगह आपको मिलेगी, आपको तिलक जैसी मिल जाएगी। इसकी आकृति जो है ये पानी की बूंद जैसी, तो इसकी आकृति जो है ये तिलक नुमा और पानी की बूंद जैसी इसकी आकृति। देखो ऐसी तो आकृति है, पानी की बूंद और तिलक नुमा इसकी आकृति आती है। उसके बाद हाँ जी, तो ये यहां से इसकी आकृति की बात करें। उसके बाद देखो मेरे दोस्तों एक चीज आती है यहां से, इसकी सीमा रेखा की बात करें। एक हम किसकी बात करें, इसकी सीमा रेखा की बात करें कि भाई इसकी सीमा रेखा किस किस जिले के साथ मिलती है। सीमा रेखा की बात करें, हाँ जी सीमा रेखा, ये सीमा और रेखा नहीं है, ये सीमा रेखा है। सीमा क्या हो गई, सीमा रेखा की बात करते हैं कि इस राजसमंद की जो सीमा रेखा है किस किस जिले के साथ लगती है। अब समझना यहां से पहली चीज, एक तो इधर जिला आ गया कौन सा, उदयपुर, इधर जिला आ गया चित्तौड़गढ़, इधर जिला आ गया है भीलवाड़ा, नॉर्थ में एक जिला आ जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं नाम अजमेर, यहाँ पर एक जिला और आता है अजमेर। इधर जो जिला आता है इसका नाम आता है पाली। तो इन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन जिलों के साथ सीमा लगती है। तो सीमा किस किस जिले के साथ लग जाएगी मेरे दोस्तों, एक नाम तो हो जाएगा अजमेर के साथ लगती है,
पाली के साथ लगती है। उसके बाद में पाली हो गया, अजमेर भीलवाड़ा एक सीमा आ जाती है मेरे दोस्तों भीलवाड़ा के साथ। फिर एक सीमा लगती है इसकी चित्तौड़गढ़ और एक नाम आ जाएगा उदयपुर। इन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। राजसमंद की बात आ जाती है। क्लियर हो गया यहां से? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये जो क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों राजसमंद क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये हम कहें ये अरावली क्षेत्र का भाग आता है। ये किसका भाग आता है? अरावली का। तो यदि पूछे कि भौतिक प्रदेश की दृष्टि से किस भूभाग का हिस्सा आता है मनीष स्वामी जी, कभी फुर्सत मिलेगी तो पक्का बताऊंगा, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अपन बड़े सीधे सपाट सी बात है, पक्का पक्का पक्का। ये लोग कहा जब जिस दिन खुश मिजाज में होंगे, जिस दिन आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद पूरा पक्का आपसे एक दिन अच्छे से बात करने वाला हूं। हाँ जी, अब देखो यदि हम बात करें, हाँ नेवाराम जी थैंक यू। अब देखो हम बात करें किसकी, इस राजसमंद क्षेत्र की बात करें तो सिरोही, राजसमंद और उदयपुर का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों ये अरावली का भाग आता है। तो याद रखना ये अरावली भौतिक प्रदेश में पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी। क्या होंगी? पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी। और इस राजसमंद में यदि हम पहाड़ियों की बात करें तो क्वेश्चन यहां से बनता है कई बार एग्जाम में पहाड़ियों के सापेक्ष भी। तो यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां आ जाती हैं समझना उनको। एक तो मेरे दोस्तों याद रखना इसमें पहाड़ियां आती हैं, इस राजसमंद में पहाड़ियां आती हैं खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां होगी राजसमंद में। और खमनोर की पहाड़ियां किस लिए फेमस हैं? तो यहाँ पर चेती या दशमक गुलाब की खेती होती है। चेती या दशमक गुलाब की खेती की जाती है मेरे दोस्तों। एग्जाम में आया हुआ कि नहीं आया हुआ कि चेती या दशमक गुलाब की खेती कहाँ से होती है? तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होती है। चलो और देखो इस राजसमंद में कौन सी पहाड़ियां आ जाती हैं। एक इस राजसमंद में आ जाती है मेरे दोस्तों दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां, हाँ जी। और इस दिवेर की जो पहाड़ियों का जो क्षेत्र आता है यहां पर युद्ध भी लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम बात करें इस राजसमंद में और कौन सी पहाड़ियां आती हैं तो एक देखो आपने पढ़ा होगा यहां पर आती हैं हेमकुट की पहाड़ियां। हेमकुट की पहाड़ियां, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हेमकुट की पहाड़ियां भी कहां पर है मेरे दोस्तों? राजसमंद के अंदर आ जाती है। एक हम बात करें यहां से बिजराल की पहाड़ियां। ये क्या नाम आ जाता है मेरे दोस्तों? बिजराल की जो पहाड़ियां आती हैं, बिजराल की पहाड़ियां। ये बिजराल की पहाड़ियां भी कहां पर हैं? राजसमंद के अंदर हैं। तो ये चार आपको प्रमुख रूप से पहाड़ियां याद रखनी है। खमनौर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, हेमकुट की पहाड़ियां और बिजराल की पहाड़ियां मेरे दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है। खियाराम सियाग जी ऐसे नाराज होके कहाँ जाएगा भाई मुझे छोड़ के? हाँ मुझे छोड़ के और कहीं जा ही नहीं सकता। तुम्हारा प्यार बड़ा है मेरे प्रति। चलो ठीक है ना, इसको सीरियसली मत लेना, मजाक में कहा है। चलो तो ये चार पहाड़ियां यहां से आ जाती हैं। अगली चीज मेरे दोस्तों समझना, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है इस राजसमंद में? यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और इस उदयपुर में मेरे दोस्तों एक स्थान आता है यहां पर जिसका नाम आता है गोगुंदा। तो यहां पर कुंभलगढ़ और गोगुंदा है। इस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की बात करें या इस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की बात करें तो इसके बीच में ये पठारी भाग आता है, ये पठार आता है। और इस पठार की बात करें तो इसे क्या कहा जाएगा? भोराट का पठार। ये तो ट्रेडमार्क का है, भोराट का पठार ट्रेडमार्क का है मेरे दोस्तों। एग्जाम के लिए भोराट का पठार ट्रेडमार्क का पूछा जा सकता है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य है, यह आ जाता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है, उस पठार की बात करें उसको क्या हम लोग बोलेंगे मेरे दोस्तों? वो क्या हो जाएगा? भोराट का पठार। हाँ, कुंभलगढ़ के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी, है ना। वो कौन सी हो जाएंगी? कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी मेरे दोस्तों यहां से। तो ये पहाड़ियां यहां पर आ जाती हैं। तो क्लियर होगा इतना सा मैटर? उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये पहाड़ियां आपको पठार आने ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज और देखो, एक चीज और बता देता हूं यहां से। इसी राजसमंद में यहां से इन खमनौर की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। और इस बनास नदी के उत्तर में यहां पर एक पहाड़ी क्षेत्र और आएगा जिसको कहा जाता है पिडमांट। जिसको क्या बोलेंगे? पिडमांट कहा जाएगा। तो ये भी याद रखना कि पिडमांट कहां पर है? राजसमंद में है मेरे दोस्तों। पिडमांट क्या है? तो पिडमांट जो है ये पहाड़ी वाला भाग है या निर्जन जो भाग है इस राजसमंद के अंदर, वो आता है पिडमांट। तो इतनी सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें
कि भाई इस राजसमंद की बात करें कि यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, इस राजसमंद क्षेत्र में नदियों की बात करते हैं कि यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं। तो एक नदियों की हम बात करेंगे कि यहाँ पर नदियाँ कौन सी आती हैं, कि भाई राजसमंद में नदियाँ कौन सी आती हैं। और इस राजसमंद की पहली और प्रमुख जो नदी आती है मेरे दोस्तों, जिसका नाम आता है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। अब समझना, यहाँ से सपोज करो मैंने एक स्थान यहाँ पर इंडिकेट किया है, और ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। इसका नाम क्या आ गया मेरे दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियाँ। और इन खमनोर की पहाड़ियों से ही क्या होता है? चेती या दशमक गुलाब की खेती की जाती है। अब यहीं से इस खमनोर की पहाड़ियों से नदी निकलती है राजसमंद से, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर के इधर एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। इस चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अब ये तो है कहानी बनास नदी की। तो बनास नदी निकलती कहाँ से मेरे दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद में। और इस यहाँ पर इस राजसमंद के उत्तर में यहाँ पर ये जो मैदानी भाग मैंने बताया आपको, ये पहाड़ियाँ भी हैं, निर्जन भी है और मैदानी भाग है। तो यहाँ पर जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? पिडमांट कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिडमांट कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, चलो एक तो चीज ये आ जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से, एक हम बात करें भाई, इस राजसमंद में ये जो बनास नदी है, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नंदसमंद बांध। इसका नाम है मेरे दोस्तों नंदसमंद बांध, या ये कह सकते हैं नंदसमंद झील या नंदसमंद बांध। किस नदी पर है? इसी बनास नदी के ऊपर है। और इस नंदसमंद बांध की बात करें तो इसे कहा जाता है राजसमंद की जीवन रेखा। इसको क्या बोलेंगे? राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर मातरकुंडिया बांध आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर टोंक के अंदर, इसके अंदर और बिसलपुर बांध आ जाता है। और सवाई माधोपुर के अंदर, इसके अंदर इसरदा बांध आ जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। और यहां रखना, ये जो यहां पर इसके ऊपर 4 बांध आ जाते हैं, और ये कहां जाकर मिलती है मेरे दोस्तों? इस चंबल में। और ये बनास नदी की एक विशेषता और याद रखना आपको कि ये राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? बनास नदी आती है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर। लेकिन याद रखना, अब नए जो आंकड़े आते हैं कि सैटेलाइट के आधार पर इसकी लंबाई 512 किलोमीटर आती है। कितनी आती है मेरे दोस्तों? 512 किलोमीटर आती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हो गए यहां से। तो अपन को सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? राजसमंद में नदियां नहीं पढ़ रहे हम लोग, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? राजसमंद में। तो बनास नदी यहां से निकली है और राजसमंद में इसके ऊपर एक नंदसमंद बांध आता है। क्लियर हो गए यहां से? भोराट का पठार राजसमंद या उदयपुर में दोनों के बीच आ गया भाई, दोनों के बीच है। एक नाम कभी नहीं आएगा ना एग्जाम में आया हुआ है एक साथ। चलो तो आगे बढ़े यहां से। एक नदी तो कौन सी हो गई? एक नदी तो होगी बनास नदी। उसके बाद हम आगे बात करें कि सर और नदी कौन सी आती है। तो अगली नदी की यदि हम बात करें, और देखो यहां से इसी राजसमंद से और भी नदियां निकालेंगे। अब दूसरी नदी की बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाती यहां से कोठ्यारी नदी। एक कौन सी आती है? कोठ्यारी नदी। अब देखना यहां से कोठ्यारी में क्या याद रखना है? कोठा। कोठ्यारी में क्या याद रखना है भाई? कोठ्यारी नदी जो है, कोठी की बात करें, कोठ्यारी से क्या याद रखना? कोठी। और कोठी तब रखी जाएगी जब उसकी दीवारें क्या हो? मजबूत हो। इसका मतलब है इस राजसमंद में एक पहाड़ियां आती हैं, इस राजसमंद में एक पहाड़ियां आती हैं मेरे दोस्तों, जिसका नाम आता है दिवेर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? दिवेर की पहाड़ियां। और दिवेर की जो पहाड़ियां हैं, यहां से कोठ्यारी नदी निकलती है। और उसके बाद ये भीलवाड़ा कहाँ जाती है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जाकर के किस में मिल जाती है? इधर से बनास आई और भीलवाड़ा में जाकर के किस में मिलेगी मेरे दोस्तों? ये बनास में मिल जाती है। बस इतना याद रखना कि भाई कोठ्यारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। क्लियर हो गए यहां से? उसके बाद देखो, एक इसमें यहां पर और नदी आती है। एक नदी की हम और बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर एक नदी की हम और बात करें भाई, एक नदी और भी आ जाती है।
चलो दूसरी नदी की बात करें, आगे वाले मैप में दिखा देता हूं। तो कोठ्यारी नदी कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और इसके ऊपर भीलवाड़ा में एक बांध भी है जिसका नाम आता है मेजा बांध। हाँ जी, कोठ्यारी नदी पर बांध आता है मेरे दोस्तों, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है। और इसी भीलवाड़ा में एक सभ्यता भी मिलती है इसके ऊपर जिसका नाम है बागोर सभ्यता, लेकिन वो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो याद रखना, यहां पर बता देता हूं, चलो थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। मेजा बांध है और इसी भीलवाड़ा में इस पे क्या है? बागोर सभ्यता भी है। इसके ऊपर क्या है मेरे दोस्तों? बागोर सभ्यता भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो एक चीज और देख लो, फिर याद आ गया, राजसमंद में इस बनास नदी पर एक सभ्यता आती है, इसका नाम आता है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता किस नदी पर है? तो बनास नदी पर आ जाती है, गिलूंड सभ्यता आ जाती है। क्लियर? चलो हो गए यहां से। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद अगली नदी की बात करें, एक नदी और आती है मेरे दोस्तों यहां से, जिसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना, ये जो बनास नदी है कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कोठ्यारी नदी की बात करें, ये कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ये भी मेरे दोस्तों किसका हिस्सा है? ये भी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और एक नदी और आती यहां से, सर भीलवाड़ा में मेजा बांध है ना? है भाई, है भाई, है। चलो मान लिया, है ना? अब देखो इसके अलावा इसी राजसमंद में मेरे दोस्तों और भी पहाड़ियां आती हैं, और एक पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम आता है बिजराल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? बिजराल की पहाड़ियां आती हैं। और इस बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसका नाम आता है खारी नदी। इस प्रकार से भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में जाती है खारी नदी। नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? खारी नदी। एक आ गई खारी नदी। कई बार पूछा जाता है बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो किसका है? बंगाल की खाड़ी का। एक खारी नदी लूनी नदी के साथ भी आएगी, और एक खारी और खंडेला किसके साथ? आंतरिक अपवाह तंत्र में आएगा। लेकिन यहां से मेरे दोस्तों एग्जाम में जो देगा ना, वो कैसा देगा? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो देन क्या होगा? बंगाल की खाड़ी का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो यहां से होगा। कंचन यादव जी एक दिन जनजातियों के बारे में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, जो अपने स्टैटिक जीके का पार्ट होगा वहां पर जनजातियों के ऊपर भी हम लोग क्लास ले लेंगे। हाँ जी, चलो आगे बढ़े यहां से। तो यहां से देखो इस बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसका नाम है खारी नदी। अजमेर में जाती है, और अजमेर में याद रखना इस नदी के ऊपर अजमेर में एक बांध आता है मेरे दोस्तों। अजमेर में इस नदी के ऊपर बांध आता है जिसका नाम आता है नारायण सागर बांध। बांध कौन सा आता है? नारायण सागर बांध आता है, जिसको कहा जाता है अजमेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और टोंक में जाने के बाद ये किस में मिल गई? तो टोंक में जाने के बाद यहां पर नदी आ जाती है वापस बनास नदी। इस बनास नदी में मिल जाती है। और टोंक में कहां पर मिलती है? तो स्थान आता है राजमहल। और यहां पर बनास, खारी और एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम आता है डाई नदी। और ये मिलकर के यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी बना लेते हैं, बनास, डाई और खारी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। राजमहल में खारी, राजमहल टोंक के अंदर जाकर मेरे दोस्तों बनास में मिल जाती है। तो ये क्या होगी? अपनी नदियां हो गई हैं। तो ये अपनी हो गई हैं नदियां। उसके बाद अब हम बात करें किसकी? इस राजसमंद के अंदर हम झीलों की बात करें। किसकी बात करें मेरे दोस्तों? राजसमंद के अंदर झीलों की बात करते हैं। अब झीलों की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से दो झीलें आते हैं, ज्यादा झीलें नहीं है, दो झीलें आती हैं। एक तो आ जाती है यहां पर झीलों की बात करें, झील, तो एक झील की बात करें तो उसका नाम आता है नंदसमंद झील। कौन सी झील आती है मेरे दोस्तों? नंदसमंद झील की बात करें, और इसको कहा जाता है राजसमंद की जीवन रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाने जाता है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट जो है, वो तो यहां तक आने वाला। मां सरस्वती का अर्जुन सर अब तक कितने जिले करवा दिए भाई? देखो लगभग कई संभाग तो करवा दिए, लगभग 3-4 संभाग तो हम लोगों ने करवा दिया है। ABCD सर वहां आपके लिए क्लियर की तरफ नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। आप जो इज्जत देते हो वही बहुत है मेरे लिए, लेकिन ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? हाँ जी। तो एक तो कौन सी होगी मेरे दोस्तों? नंदसमंद झील हो गई है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण झील आती है वो झील देखो ये दिख रही है यहां पर, ये है वो झील दूसरी, और इस झील का नाम आता है राजसमंद झील।
हाँ जी मेरे दोस्तों, कौन सी झील है? राजसमंद झील। और इसी राजसमंद झील के ऊपर ही तो इस जिले का नामांकन किया था। तांबड़ा खनिज मिलता है राजमहल में। हाँ मिलता है भाई, तांबड़ा मिलता है, क्यों नहीं मिलता। मोरेल नदी के बारे में, मोरेल तो छोटी सी कहानी है, मोरेल छोटी सी बेटा, बस इतना याद रखना राकेश थोलिया जी, मोरेल है बस, ठीक है। हाँ जी, अब देखो तो राजसमंद झील की बात करें, इसी झील के नाम पर तो क्या पड़ा था, इस जिले का नाम पड़ा था। अब ये जो झील है इसकी पूरी कहानी समझे। यहां पर देखो आपको दिख रही होगी ये सीढ़ियां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद एक चौकी सी बनी हुई है, ये लो। उसके बाद दोबारा 9 सीढ़ियां हैं, फिर एक चौकी बनी हुई है, फिर 9 सीढ़ियां हैं, और फिर चौकी बनी हुई है। ऐसा यहाँ पर आता है मेरे दोस्तों। तो इसकी पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं। राजसमंद झील की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। महाराणा राज सिंह के द्वारा इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया, तभी तो क्या नाम पड़ा इसका, राजसमंद झील पड़ा। और नदी की बात करें तो एक नदी आती है मेरे दोस्तों जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। बस इस गोमती नदी को इतना ही याद रखना कि कहां पर है, राजसमंद में है, इससे ज्यादा मत ध्यान देना इसके ऊपर। हाँ जी, तो नदी कौन सी हो गई, गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके महाराणा राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। अब यह कहा जाता है इस झील के बारे में समझना कि जब इस झील का निर्माण जो है एक लड़की के द्वारा करवाया गया था, लेकिन झील जो है बार बार नष्ट हो रही थी। फिर यह कहा गया कि फिर वो एक पंडित जी के पास जाते हैं या एक ऋषि के पास जाते हैं, जो तांत्रिक के पास जाते हैं, जो भी चीजें आती हैं, अपना विषय वो नहीं है। और उन्होंने कहा यदि तू कुंवारी सती हो जाएगी तो झील का निर्माण हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस झील के किनारे पर, अब देखना, इस झील के किनारे पर यदि हम बात करें तो इस झील के किनारे पर एक आता है घेवर माता का मंदिर। एक इस झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर आता है मेरे दोस्तों। और ये कहा जाता है ये घेवर माता जो है ये कुंवारी ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो एक तो इस झील के किनारे पर आता है घेवर माता का मंदिर आता है। एक इस झील के किनारे पर यहां पर मेरे दोस्तों याद रखना, इस झील के किनारे पर यहां पर क्या है, तो यहां पर आता है नो चौकी पाल। यहां पर एक नो चौकी पाल आती है, नो चौकी पाल। यहां पर एक आती है मेरे दोस्तों नो चौकी पाल। नो चौकी पाल की कहानी क्या है, इस नो चौकी पाल का मतलब है मेरे दोस्तों, यहां पर देखो लक्ष्मण झूला भी है यहां पर। हाँ, लक्ष्मण झूला भी है भाई यहां पर। अब देखो यहां पर 9 सीढ़ियां हैं, उसके बाद एक चौकी बनी हुई है। 9 सीढ़ियां, एक चौकी बनी हुई, और आगे ऊपर क्या पाल सी बनी हुई है। पाल का मतलब होता था जो रास्ता जो ऊपर को इसको क्या करते थे, इसको बंद करते थे वो। तो यहां पर 9 चौकी पाल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9 चौकी पाल बोलते हैं। अब ये जो 9 चौकी पाल है, इस 9 चौकी पाल के ऊपर यहां पर 25 संगमरमर के पत्थर हैं। संगमरमर के पत्थर हैं, यहां पर 25 संगमरमर के पत्थर हैं। और जब पत्थरों पे लिखा गया है, इन 25 संगमरमर के पत्थरों पर लिखा गया है मेरे दोस्तों, और जब लिखा गया है तो वो क्या बन जाएंगे, शिलालेख। क्योंकि पत्थर हैं तो शिला है, और शिलाओं पे लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिलालेख। तो यहां पर 25 शिलालेख भी है। और ये जो शिलालेख इनको 9 चौकी पाल भी कहते हैं। और ये जो शिलालेख हैं यहां पर जो प्रशस्ति, अब ये जो शिलालेख है 25 शिलालेख, इसको कहा जाता है, एक मिनट सोनूरी एक बार टीम भाई बता देना ये विजिबिलिटी है क्या, या इसको कहा जाता है राज प्रशस्ति। क्लियर है क्या? वेरी गुड, ओके। इसको कहा जाता है राज प्रशस्ति। ये आपको ध्यान में रखना। इस 9 चौकी पाल के ऊपर 25 संगमरमर के पत्थर है मेरे दोस्तों, और उस वहां पर लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा, उसको क्या बोल देंगे, राज प्रशस्ति बोल देंगे। और उसको क्या बोलते हैं, राज प्रशस्ति शिलालेख। ये जो राज प्रशस्ति है इसके ऊपर जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ये राज प्रशस्ति जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और किसने लिखी थी, तो नाम आ जाता है रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट जो तैलंग था, इस रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी। तो याद रखना 25 शिलालेख है, और ये इसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। ये जो राज प्रशस्ति आती है मेरे दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति कहते हैं, शिलालेख कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और यहां पर बात करें, इसको लिखने का कार्य किसने किया था, रणछोड़ भट्ट तैलंग ने किया था। अर्थात यहां पर नौ का संयोग खूब है, याद रखना यहां पर नौ का संयोग खूब सारा आता है।
तो झील कौन सी हो गई? राजसमंद झील की बात करें। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है बस। चलो आगे बढ़े यहां से। अब आगे चलते हैं कि सर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करें कि भाई और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, राजसमंद की झीलें होगी। अब हम बात करते हैं राजसमंद से संबंधित वो जो महत्वपूर्ण स्थान की बात करें। किसकी बात करें? महत्वपूर्ण स्थान की यदि हम बात करें, या वो धार्मिक स्थल या स्थापत्य कला के स्थान या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से सबसे पहले जो आ जाता है, सबसे पहले हम किसकी बात करें तो सबसे पहले यहां पर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले किसकी बात करें? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये ककड़ी मतेरे वाला दुर्ग है मेरे दोस्तों। हाँ जी, ककड़ी मतेरे वाला है। 100% एग्जाम ले जाएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन ले जाता है यहां से। इसकी पूरी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब देखो सर 3D चौकी के पास 3D तो अपने नहीं है ना भैया। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें। नहीं, श्लोक देखो रिंकी मीना जी, श्लोक तो आप तो थोड़ा सा हिस्ट्री में भी पढ़ लेना। हम लोग तो यहाँ पर जिला दर्शन का मतलब कौन सी स्थान है वहां पर चीजें आती हैं। हाँ जी, चलो स्क्रीनशॉट लेंगे रामकेश मीना जी, ले लिया करो भाई। देखो ये लो, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हाँ, साथ साथ मेरी फोटो भी ले लिया करो, देखो ठीक है। मजाक कर रहा हूं ना। अब आ जाओ किसकी बात करें मेरे दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं। क्या है यहां पर इसकी पूरी कहानी। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, यहां लिख देता हूं मैं कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और अब इसकी एक इतिहास की हम बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में क्या क्या कहा गया। सबसे पहले ये है कहां पर? है कहां पर मेरे दोस्तों? तो ये सादड़ी गांव में है। कहां पर है ये? सादड़ी गांव के अंदर है। कहां पर है? सादड़ी गांव में। और ये जो पहाड़ियां आती हैं, इन पहाड़ियों का नाम आता है हेमकुट की पहाड़ियां। इनका नाम क्या आता है? हेमकुट की पहाड़ियां। कई जगह आपको मिलेगा जरगा की पहाड़ियां, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना जरगा की पहाड़ियां कहां पर हैं? वो तो उदयपुर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सादड़ी और जरगा दोनों के पास से आते हैं। कई जगह जरगा भी आ सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। तो ये हेमकुट की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग के यदि हम निर्माण की बात करें कि भाई इस दुर्ग का जो निर्माण है ये कब और किसके द्वारा करवाया गया, तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मेरे दोस्तों, याद रखना इसका जो निर्माण है ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। राणा कुंभा जो है इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? तो 1448 से लेकर के 1458 के मध्य इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगली चीज, अब आपको इसके चारों तरफ देखो दीवार सी दिख रही होगी। इसके चारों तरफ एक दीवार सी दिख रही होगी ना, इसके चारों तरफ एक दीवार सी है मेरे दोस्तों। और वही बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? इसके चारों तरफ एक मेरे दोस्तों दीवार आती है। इसके चारों तरफ क्या है? दीवार है। और इस दीवार की बात करें, ये जो दीवार है मेरे दोस्तों, याद रखना इस दीवार की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आती है 36 किलोमीटर लंबाई आती है। और इसके ऊपर 4 घुड़सवार जो हैं, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं। ये भी आपका एग्जाम में कई बार आई हुई है कि किस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है मेरे दोस्तों वो कितनी लंबी है। तो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 घुड़सवार एक साथ इसके साथ चल सकते हैं। परकोटा है सर जी, हाँ ये परकोटा, इस परकोटे की दीवार की तो बात की जा रही है। एक यदि हम बात करें इसके शिल्पी की कि भाई इसका शिल्पी कौन था, किसने बनाया इतना शानदार, तो इसका शिल्पी कौन था? मंडन। इसका शिल्पी कौन था मेरे दोस्तों? मंडन इसका शिल्पी था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये इतना शानदार दुर्ग है तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है अब्बुल फजल। क्या नाम आता है? अब्बुल फजल। और इस अब्बुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा था कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है मेरे दोस्तों, गिर जाती है, ऐसा कहा गया था इस दुर्ग के बारे में। ये भी एग्जाम में आ जाए कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे मत हंसाओ रे, बीच बीच में मेरा लट टूट जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब्बुल फजल ने इसकी भव्यता देखी
और भव्यता देखने के बाद मेरे दोस्तों क्या कहा कि ये तो राणा कुंभा की जो भव्यता है उसको प्रदर्शित करता है। इसको जितना भव्य है इसको देखेंगे ना तो सर की जो पगड़ी है ना वो गिर जाती है मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इसकी जो तुलना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी तुलना जो है कई इतिहासकार जो है इसकी तुलना करते हैं मेरे दोस्तों। इसकी तुलना जो है एटुक्सन से की जाती है। एटुक्सन, एटुक्सन, इसकी तुलना जो है ये एटुक्सन से की जाती है। ये भी याद रखना कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी तुलना किससे की जाती है, तो एटुक्सन से। इसकी एटुक्सन, हाँ कई जगह एटुक्सन आ जाएगा या कई जगह एटुस्कन भी आ जाएगा। तो दोनों नाम जो भी दिखे जो सही होगा उसको अपना, दोनों में से एक सही होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा तो एटुक्सन या एटुक्सन ये दोनों नाम आ जाते हैं, इससे तुलना की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर मेरे दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर एक दुर्ग और आता है। इसके अंदर एक दुर्ग और आता है जिसका नाम आता है कटारगढ़। जिसका नाम क्या आता है, कटारगढ़। और ये जो कटारगढ़ है इसकी बात करें तो ये जो राणा सांगा का जो निवास, राणा कुंभा जो था मेरे दोस्तों इसका निवास स्थल था। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसी के अंदर एक और ऊंचाई पर, इसी के अंदर एक ऊंचाई पर देखो दुर्ग है लंबा चौड़ा, फिर इसके अंदर एक ऊंचाई पर एक दुर्ग और बना दिया गया और वो ऊंचाई पर था, इसीलिए क्या अब हम बात करें उसको कटारगढ़ दुर्ग कहा गया। तो ये जो कटारगढ़ है इसे क्या कहा गया, राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा का निवास स्थान। ये क्या था मेरे दोस्तों, राणा कुंभा का निवास स्थान था। क्या, कटारगढ़ की बात की जाती है। एक तो ये भी यहां से आ जाता है, ठीक है। एक इसको क्या कहा जाता है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख के नाम से भी जाना जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। और एक ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, एक हम बात करें मेरे दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, इतने सारे एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। और गांव कौन सा है, सादरी गांव में हेमकुट की पहाड़ियों पर है। और इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर मेरे दोस्तों एक परकोटा आता है। इसका निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया। इसके चारों ओर परकोटा आता है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, जिस पर एक साथ 4 घुड़सवार चलते हैं। इतना भव्य दुर्ग है कि इसके बारे में अब्दुल फजल ने कहा कि ऊपर देखने पर पगड़ियां जो है, सर की पगड़ी गिर जाती है मेरे दोस्तों। इसकी तुलना एटुक्सन या एटुक्सन से की जाती है। और इसका शिल्पी कौन था, तो मंडन था। और एक इसके अंदर एक दुर्ग और आता है। और उस दुर्ग की यदि हम बात करें तो उस दुर्ग को क्या कहा जाता है, कटारगढ़, जो राणा कुंभा का निवास स्थान था। और एक इस कुंभलगढ़ दुर्ग की एक विशेषता मैं आपको और बता देता हूं कि इसी दुर्ग के अंदर मेरे दोस्तों एक याद रखना, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, किसकी बात करें, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी है। 12 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर है। अब बताओ यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते कि नहीं आते। हाँ जी मेरे दोस्तों याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और चाइना की जो दीवार है उसके बाद सबसे लंबी दीवार कौन सी है, यही दीवार आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी यही थी। वेरी गुड। कटारगढ़ की बात करें, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल भी इसी कटारगढ़ में हुआ था। हाँ जी, ये कटारगढ़ है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म, ये लो भाई, इसको कैसे भूलेंगे, यही तो थे एक आदर्श व्यक्ति। चलो क्लियर हो गए यहां से अब बच्चों को क्लियर। तो अब इसकी आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि 100% है आपके पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहां पर आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या चीजें आती है मेरे दोस्तों इस उदयपुर के अंदर, देखो अगला जो आता है, अगला जो इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे दोस्तों वो क्या आता है, श्रीनाथ जी का मंदिर। अगला क्या आता है मेरे दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर, और ये है कहाँ पर, नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, नाथ द्वारा के अंदर। और इसी श्रीनाथ जी के मंदिर में देखो भगवान कृष्ण जो है इनकी बात है, इनके पीछे देखो ये पिछवाइयाँ हैं, ये यहाँ पर ये कपड़े जो है ना इनके ऊपर चित्रकारिता की गई, इसे क्या कहा
जाता है, पिछवाई कहा जाता है। इन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब देखो यहां से अपन बात करें श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, सबसे पहली चीज इनकी विशेषताओं की बात करें, भाई इनके बारे में क्या क्या विशेषता आती है। एक तो देखो ये जो है इसकी बात करें तो एक तो ये वल्लभ संप्रदाय की यहां पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ स्थित है। एक तो यहां पर क्या है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। एक ये जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1671 से 1672 में इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा, तो जो राजा का नाम आता है, भाई किस राजा ने इसकी स्थापना करवाई, तो उसका नाम आ जाता है राज सिंह, महाराणा राज सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करवाई मेरे दोस्तों। यदि हम बात करें किस नदी के ऊपर आता है तो ये बनास नदी के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर है, बनास नदी के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर जन्माष्टमी को यहाँ पर मेला भी लगता है। और ये मेला कब लगता है, तो जन्माष्टमी को ये मेला लगता है। पूरी चीजें बताऊंगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मेला जन्माष्टमी को लगता है। एक याद रखना, यहाँ पर इस श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों, याद रखना यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, बाल रूप की पूजा की जाती है यहाँ से। और एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसी श्रीनाथ जी के मंदिर में यहाँ का जो अन्नकूट महोत्सव है, अन्नकूट महोत्सव ये फेमस है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव भी फेमस है। और एक यदि हम बात करें तो यहाँ की पिछवाइयाँ जो है मेरे दोस्तों, इसी की पिछवाइयाँ भी फेमस हैं, पिछवाइयाँ भी यहाँ की फेमस आती हैं। अब कहानी समझना इसकी क्या क्या चीजें आती है मेरे दोस्तों। कहानी क्या है, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें या तो सीधा पूछा जाता है कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ के रूप में आता है। और महाराणा राज सिंह के द्वारा 1671 से 1672 के अंदर मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और बनास नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है उनके बाल रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है उनके बाल रूप को क्या कहा जाता है, श्रीनाथ कहा जाता है। और यहाँ पर जन्माष्टमी को मेला लगता है। और यहाँ पर यह भी एग्जाम में आएगा कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, इस नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। और एक यदि हम बात करें तो यहाँ की पिछवाइयाँ कला प्रसिद्ध है। पिछवाइयों का मतलब क्या था मेरे दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की जो लीला थी उस लीला को कपड़े पे उकारा जाता है। और मंदिर जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा उसके पीछे जो दीवार होती है वहां पर कपड़ा लगाया गया और वहां पर मेरे दोस्तों इनकी जो लीला है उनको उकेरा जाता है, उसको कहा जाता है पिछवाइयाँ। तो यहाँ की पिछवाइयाँ भी फेमस है मेरे दोस्तों। और एक यदि हम बात करें तो हाल ही में यहाँ की जो नाथ द्वारा की जो पिछवाइयाँ हैं इनको एक अमेरिकन म्यूजियम में भी शामिल किया गया था। अमेरिकन म्यूजियम में शामिल किया था। भाई NH8 गुजरता है, NH8 है ही नहीं राजस्थान में। हाँ, NH8 नहीं है मेरे दोस्तों, NH8 से नाम बदल गए। राजस्थान में दो नाम है, 48 और 58, 90, NH48 और 58। तो NH8 से थोड़ा सा दूर हो जाओ, नई चीजें याद कर लो, नए एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ लो। 48 और 58 आता है। और यहाँ पर कौन सा आता है देख लेना, कौन सा आता है, यहाँ पर अजमेर तक आता है, अजमेर से बाद में डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ पर 58 आता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कौन सा आता है, 58 आता है। चलो हो गए यहाँ से। तो ये किसकी बात की, हमने श्रीनाथ जी के मंदिर की बात की। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है अगला हम इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है इस राजसमंद के अंदर, वो आता है मेरे दोस्तों द्वारिकाधीश का मंदिर। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, तो ये आ जाता है मेरे दोस्तों द्वारिकाधीश का मंदिर। किसकी बात करें, द्वारिकाधीश के मंदिर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द्वारिकाधीश के मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों, ये कहां पर है, तो ये तो आपको अच्छे से पता है, कांकरोली के अंदर है। और यही कांकरोली तो है जिला, इस राजसमंद का जिला मुख्यालय। तो यदि हम बात करें द्वारिकाधीश के मंदिर की, ये कांकरोली के अंदर है। और ये जो कांकरोली है यही तो क्या है मेरे दोस्तों, राजसमंद का जिला मुख्यालय। अब ये जो द्वारिकाधीश की मंदिर की बात करें, इसका संबंध भी जो वल्लभ संप्रदाय है, इसका संबंध भी किससे है, वल्लभ संप्रदाय से ही इसका संबंध आता है। और इस द्वारिकाधीश के मंदिर के निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण जो है महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण भी महाराणा राज सिंह के द्वारा 1672 में करवाया गया। तो द्वारिकाधीश की बात करें मेरे दोस्तों,
हाँ, इलाची और कमला 2 महिला चित्रकार हुई थी। वेरी गुड, क्या बात है। तो द्वारकाधीश के मंदिर की बात करें, काकरोली में है। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर आता है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा कब करवाया गया था? 1672 के अंदर करवाया गया था। सर जी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट अब। हाँ जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, उनके भी स्क्रीन आप सेट को ले लेना है। चलो आगे बढ़ें। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, अगले कुछ चीजें और आती हैं, कुछ स्थान और आते हैं, उनकी भी हम चर्चा करें मेरे दोस्तों। समझना, और सबकी फोटो तो नहीं यहाँ पर। एक आ जाता है मेरे दोस्तों पिपलाद माता का मंदिर, एक आता है यहाँ पर पिपलाद माता का मंदिर। इसी राजसमंद में एक आता है पिपलाद माता का मंदिर आता है। एक यहाँ पर क्या आता है मेरे दोस्तों? पिपलाद माता का मंदिर आता है। और ये पिपलाद माता का मंदिर कौन से गांव में? उनवास गांव में है। कहां पर है? उनवास गांव में। इतना अक्सर याद रखना है। और ये जो मंदिर है, यदि हम इस मंदिर के निर्माण की बात करें, हर एक बात लिखूंगा अच्छे से मैं, इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया। और किसके द्वारा करवाया गया? तो एक गुहिल सम्राट था, अल्हड़। गुहिल सम्राट, गुहिल सम्राट अल्हट की बात करें, अल्हट, गुहिल सम्राट जो अल्हट था, किसकी बात करें? गुहिल सम्राट जो अल्हट था, अल्लट या अल्लट जो भी नाम आ जाएगा, अल्लट या अल्हट ना, अल्लट के द्वारा इसका निर्माण करवाया। तो याद रखना, पिपलाद माता का मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों? नहीं, दीवाना आपका नहीं भाई सर, उसकी पोस्ट करनी नहीं, मैं सबका जवाब देता हूं भाई। मुझे थोड़ी ना पता है यहाँ पर किसने क्या लग रहा है। मेरे लिए तो सब आप लोग सब बराबर हो। ये तो सब कुछ पब्लिक लाइव है भाई, सभी देख रहे हैं, है ना, सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो तो पिपलाद माता का मंदिर कहां पर है? उनवास में। निर्माण 10वीं शताब्दी में गुहिल सम्राट अल्लट के द्वारा इसका निर्माण करवाया। अल्लट है ना। चलो उसके बाद देखो यहां पर एक आ जाता है मेरे दोस्तों कुंतेश्वर। एक हम किसकी बात करें? एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर कुंतेश्वर महादेव का मंदिर। एक यहां पर है कुंतेश्वर महादेव का मंदिर है। और यदि हम कुंतेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें कि भाई ये कहां पर है, तो कुंतेश्वर महादेव का जो मंदिर है मेरे दोस्तों ये फरारा गांव में है। यहां पर गांव जिसका नाम है फरारा गांव। अब इसका निर्माण किसने करवाया? ये कहा जाता है, सब राजसमंद में भाई, ये सब की सब राजसमंद में है ना। यदि हम बात करें मेरे दोस्तों इस कुंतेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में, तो कहा जाता है कि जो पांडवों की जो माता थी कुंती, उन कुंती के द्वारा, किसकी बात करें मेरे दोस्तों? कुंती के द्वारा, जो पांडवों की जो माता थी ना कुंती, तो कुंती के द्वारा इस कुंतेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये चीजें यहां से आती हैं। तो पिपलाद माता का मंदिर हो गया, एक कुंतेश्वर महादेव का मंदिर हो गया। उसके बाद और हम बात करें यहां से, एक इसी राजसमंद में और इंपॉर्टेंट आता है मेरे दोस्तों, एक यहां पर आता है महाराणा प्रताप म्यूजियम। एक मेरे दोस्तों यहां पर क्या आ जाता है? महाराणा प्रताप संग्रहालय आ जाता है। महाराणा प्रताप संग्रहालय। और ये महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां पर है? हल्दी घाटी के अंदर है। महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां पर है? हल्दी घाटी के अंदर है। सर नीचे हैं भाई, दो है ना, एक तो लूणी नदी के साथ है, एक घग्गर नदी के साथ है। बस हो गया। राजस्थान में कौन से कस्बे का? 2 कस्बे हैं भाई, मोनू सिंह डाउट है ना। चलो यहां से ठीक है। तो महाराणा प्रताप संग्रहालय ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर आता है। इसके अलावा और हम बात करें मेरे दोस्तों इस राजसमंद में एक क्या आता है? तो एक यहां पर आता है चार भुजा। एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर चार भुजा नाथ का मंदिर। एक यहां पर आता है चार भुजा नाथ का मंदिर है इसी राजसमंद के अंदर। और ये चार भुजा नाथ का मंदिर जो है मेरे दोस्तों ये गढ़बोर में है। चार भुजा, किसकी बात करें? चार भुजा नाथ का मंदिर है। और ये है कहां पर? तो ये गढ़बोर के अंदर है। गढ़बोर ऐसे आ जाएगा या कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है। तो गढ़बोर के अंदर है चार भुजा नाथ का मंदिर। अब यहां पर क्या है? तो याद रखना मेरे दोस्तों ये चार भुजा नाथ का मंदिर जो है ना ये गोमती नदी पर है। बस इतना अक्सर याद रखना, गोमती नदी के ऊपर है। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा मोक्कल ने। इसका निर्माण किसने करवाया?
महाराणा मोक्कल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यहाँ पर मेला भी लगता है। और यहाँ पर 2 बार मेला लगता है, एक बार तो होली के ऊपर और एक बार लगता है मेरे दोस्तों देव झूलनी के ऊपर। देव झूलनी जो 11 आती है इसके ऊपर। तो याद रखना, यहाँ से महाराणा प्रताप संग्रहालय कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर मेरे दोस्तों। और एक यदि हम बात करें, 4 भुजानाथ का मंदिर भी है और ये 4 भुजानाथ का मंदिर कहाँ पर है? गढ़बोर के अंदर है। हाँ, युद्ध भी कराऊंगा भाई। अब ये जो 4 भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर के अंदर है, गोमती नदी के किनारे पर है और महाराणा मोक्कल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर देव झूलनी एकादशी और होली को भी मेला लगता, तो 2 मेले यहाँ पर लगते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, बिरजू कालोटा मकर रेखा कितने भाई, अपन राजस्थान की बात कराएं भाई, कालोटा आया मत कर रहे गुजर साहब, ऐ मत कर भाई, है ना। मैं जानू भाई तेना मकर रेखा की चिंता ज्यादा हो रही, क्योंकि तू भी तो पहाड़िया में बस रहे हो, तो सोच रहे हो जी कोई माली पहाड़िया तो ना निकल रही है। चलो यहाँ से ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद और हम बात करें इस राजसमंद में क्या आता है मेरे दोस्तों। इस राजसमंद में एक आता है आमेट, एक यहाँ पर आमेट आता है मेरे दोस्तों, आमेट पशु मेला। और ये आमेट पशु मेला कहाँ लगता है? आमेट में लगता है। आमेट पशु मेला आता है मेरे दोस्तों, जो कि आमेट में लगता है। और लगता कब है? तो ये लगता है आसोज में। कब लगता है? आसोज कृष्णा 11 से, कृष्ण 11 से लगता है। और कब तक? शुक्ल 11 तक लगता है, 11 तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसी राजसमंद में आसोट की आमेट की बात करें, आमेट पशु मेले का आयोजन किया जाता है। एक यहां से हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाता है जोहिड़ा, जोहिड़ा भैरव का मंदिर आता है यहां से। जोहिड़ा भैरव का मंदिर भी है मेरे दोस्तों। और जोहिड़ा भैरव का मंदिर जो है ये कुमरिया गांव में है। कौन से गांव में है? ये कुमरिया गांव में आता है। कुंवरिया कुंवरिया कुमरिया नहीं कुंवरिया, हाँ कुंवारा वाला कुंवरिया, ठीक है। तो कौन से गांव में है मेरे दोस्तों? कुंवरिया गांव में है। तो आमेट पशु मेला एग्जाम में पूछा जाए तो राजसमंद के अंदर है मेरे दोस्तों। सर राजस्थान में करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर बावड़ा, राजस्थान की तो पूछ ले तू, है ना, ठीक है, राजस्थान के साथ ही रहो, ज्यादा ठीक करांगा। उसके बाद में एक यहाँ पर जोहिड़ा भैरवनाथ का मंदिर है और ये कौन से गांव में है? तो कुंवरिया गांव के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों? एक हल्दी घाटी है। यहाँ पर एक स्थान कौन सा आता है? हल्दी घाटी। हाँ जी मेरे दोस्तों, हल्दी घाटी एक स्थान है। और इस हल्दी घाटी फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। और युद्ध कब हुआ था? तो 21 जून को। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 21 जून 1576 को यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? तो ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और जो अकबर की जो सेना है, इस अकबर सेना के मध्य। तो याद रखना, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी स्थान है राजसमंद में ही है। और यहां पर युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। अब कौन जीता कौन हारा ये तो बात अलग है, लेकिन नहीं 21 जून करना है मेरे बेटा, 21 जून पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अगली चीज, जब यहां पर युद्ध हुआ तो युद्ध में तो मेरे दोस्तों आदमी तो वहां से भी मरेंगे और आदमी यहां से भी मरेंगे। तो कहते हैं इस हल्दी घाटी के पास कुछ रक्त है ना, वो इकट्ठा हो गया था, रक्त इकट्ठा हो गया था। तो उसका नाम क्या बन गया? रक्त तलाल, रक्त तलाई। क्या बन गया मेरे दोस्तों? यहाँ पर रक्त तलाई। जैसे अपने पढ़ा था ना पिछोला झील के साथ दूध तलाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? पिछोला झील के साथ दूध तलाई, उसी प्रकार से इसी हल्दी घाटी के पास मेरे दोस्तों क्या आ जाती है? रक्त तलाई आ जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया गया है। महाराणा प्रताप पैनोरमा जो है ये इसी हल्दी घाटी के अंदर है। पैनोरमा ये कहां पर बनाया गया है? इसी हल्दी घाटी के अंदर बनाया गया। और यहीं पर ही मेरे दोस्तों क्या, यहीं पर क्या बनाया गया? महाराणा प्रताप म्यूजियम जो है, संग्रहालय, वो भी यहां पर आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, इस युद्ध को की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। इस हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है? थर्मोपल्ली। इसको हल्दी घाटी को युद्ध की वजह से क्या कहा गया? राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा गया मेरे दोस्तों। और ये थर्मोपल्ली किसने कहा था? तो ये नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने नाम दिया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये राजस्थान की थर्मोपल्ली नाम दिया गया था। दूध तलाई कहाँ है और रक्त तलाई कहाँ पर है? दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है भाई।
हाँ, अगले शनिवार को देखेंगे जालोर आएंगे कहाँ आएंगे। तो हल्दी घाटी के साथ ये आपको याद रखना है। चलो और हम बात करें, अब इस हल्दी घाटी के साथ कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इस हल्दी घाटी से दूर चलते हैं, थोड़ा सा दूर जाते हैं तो समझना, यहां पर जब दूर जाते हैं तो एक गांव आता है जिसका नाम है बलीचा गांव। एक गांव आता है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है बलीचा गांव। और इस बलीचा गांव की बात करें तो यहाँ पर बनी हुई है चेतक की समाधि। ये भी कई बार आया हुआ है कि चेतक की समाधि कहाँ पर है, इसी बलीचा गांव के अंदर है। पनोरमा क्या होती है, पनोरमा की बात करें मेरे दोस्तों, जहां पर वो मूर्ति लगा दी जाती है ना, उसी को कहा जाता है पनोरमा। ठीक है, यहां से तो याद रखना, इसी हल्दी घाटी, इस हल्दी घाटी के पास एक गांव आता है जिसका नाम है बलीचा गांव। और इस बलीचा गांव में क्या बनी हुई है, चेतक की समाधि बनी हुई है। और चेतक कौन था, तो चेतक कौन था मेरे दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से पता होगा भाई, चेतक कौन था, पता कि नहीं पता। यहां से जो चेतक की बात करें तो वो कौन था, महाराणा प्रताप का घोड़ा। चलो अब देखो, ये तो हो गई हल्दी घाटी की बात। अब एक बच्चे ने कहा सर दिवेर का युद्ध, हाँ जी मेरे दोस्तों, इसी राजसमंद में एक स्थान आता है दिवेर। और इस दिवेर की बात करें, यहां पर युद्ध हो गया। ये घाटी देखो, घाटी तो क्या था, हल्दी घाटी, दिवेर की घाटी तो क्षेत्र है, ये हल्दी क्षेत्र था, पीला क्षेत्र था, इसलिए नाम क्या पड़ा, हल्दी। लेकिन घाटियां क्या हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है मेरे दोस्तों, समझना, यहाँ पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, तंग रस्ते हैं। और इन तंग रस्तों की वजह से तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जो थे ना, इन्होंने ये क्षेत्र चुने थे, क्योंकि इनको तो पता था यहाँ के लोकल के बारे में कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। और बाहर वाले आते उनको फोड़ लेते थे, आज तेरी कहाँ जाएगा, है ना, इसलिए वो फोड़ लेते थे यहाँ से। तो याद रखना, यहाँ पर इनके आगे घाटी क्यों लगा है मेरे दोस्तों, घाटी इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ये तंग प्रस्ते थे, पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी यहाँ से। चलो यहाँ से तो दिवेर की बात करें, यहाँ पर भी युद्ध होता है, उसको क्या बोल देते हैं, दिवेर का युद्ध कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, दिवेर का युद्ध कहा जाता है। और इस दिवेर के युद्ध की यदि हम बात करें तो दिवेर का जो युद्ध है इसकी बात करें, ये भी किसके मध्य हुआ था, तो ये भी हुआ था महाराणा प्रताप और जो अकबर सेना कह दें, अकबर सेना या मुगल सेना कह दें, इनके मध्य युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप यहाँ पर जीतते हैं। और ये जो दिवेर का युद्ध है इसकी बात करें, इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और मेवाड़ का मैराथन किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा मेरे दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर। कब हुआ था, 1582 के अंदर हुआ था। तो याद रखना, दिवेर के युद्ध की बात करें 1582 में हुआ, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हुआ था। और यहाँ पर छापा मार पद्धति से महाराणा प्रताप विजयी होते हैं। और यदि बात करें, इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, अरे बता देंगे भाई, छोड़ते हुए थोड़े जा रहे हैं अभी। चलो ठीक है, ये यहां से हो गया। अब देखो और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एक यदि हम बात करें इस राजसमंद में सभ्यता की बात करें, क्या यहाँ पर कोई सभ्यता आती है क्या, हाँ जी मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक सभ्यता है जिसका नाम है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है। याद रखना, ये जो गिलुंड सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। और कैसी सभ्यता है, तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। गुलिन कौन सी सभ्यता आ गई मेरे दोस्तों, रवि चौधरी डट रहे बावड़ा। चलो यहां से राम प्रसाद रीट में आयो, हाँ जी। अब देखो तो सभ्यता की बात करें, यहाँ पर सभ्यता कौन सी है मेरे दोस्तों, गिलुंड सभ्यता है। कौन सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है। और हाँ भाई, देवगढ़ के अंदर भी है, मान लिया भाई, देवगढ़ राजसमंद वहीं पर है, वो देवगढ़ राजसमंद वहीं पर है जहां पर हल्दी घाटी है, बनास नदी के सहारे हल्दी घाटी वही यहाँ पर आता है। हाँ चलो बताऊंगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये बनास नदी के किनारे पर, और कैसी सभ्यता है, तो ताम्र युगीन सभ्यता आ जाती है। एक देखो यहाँ से अपन बात करें मेरे दोस्तों, एक आती है रुकमगढ़ की छापर। एक आपने पढ़ा होगा रुकमगढ़ की छापर। ये रुकमगढ़ की छापर क्या थी, तो रुकमगढ़ की छापर का मतलब स्थान था रुकमगढ़, और यहाँ का स्थान था रुकमगढ़ की छापर। हुआ क्या था, जब 1857 की क्रांति थी, और उस 1857 की क्रांति की बात करें तो जब तात्या टोपे जो थे वो 1857 की क्रांति के अग्रदूत थे, या उनको 1857 की क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे मेरे दोस्तों। और जब वो बढ़ाते बढ़ाते भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करते हैं,
और उसके बाद में भीलवाड़ा से प्रवेश करने के बाद जब वो राजसमंद में आते हैं तो वहां पर इस रुकमगढ़ के अंदर यहां पर उनका और अंग्रेजी जो सेना है उसके मध्य युद्ध होता है। और वो जो स्थान है उसी को क्या कहा जाता है, रुकमगढ़ की छापर कहा जाता है। हाँ ठीक है भाई, दीवाना आपका पक्का। अरे मनीष स्वामी जी बताऊंगा। अरे भाई NS8 का नया नाम 4858 भाई। चलो अब देखो यहां से, तो यहां जो रुकमगढ़ की छापर ये किस लिए फेमस हुई, क्योंकि यहां पर 14 अगस्त 1857 को किस किस के मध्य मेरे दोस्तों, तात्या टोपे, किसकी बात करें, तात्या टोपे और अंग्रेजी जो सेना है उसके मध्य युद्ध होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रुकमगढ़ की छापर की बात करें, ये कहां पर है, राजसमंद के अंदर आता है। कहां पर है, राजसमंद के अंदर आती है। और देखो मेरे दोस्तों यहां से बात करें, अब फटाफट से चीजें पढ़ते हैं। देखो एक यदि हम बात करें मेरे दोस्तों आ जाए कि भाई गुलाबी गणगौर कहां की फेमस है, गुलाबी गणगौर की बात करें तो गुलाबी गणगौर कहां की फेमस है, ये भी राजसमंद की फेमस है। गुलाबी गणगौर कहां की फेमस है, राजसमंद की फेमस है मेरे दोस्तों। एक याद रखना, क्या हम बात करें जेके टायर का कारखाना, जेके टायर का कारखाना, हाँ जी, टायर ट्यूब का इस एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था लेकिन फिलहाल बंद पड़ा है। तो जेके टायर का कारखाना की यदि हम बात करें, ये कहां पर है, कांकरोली के अंदर है मेरे दोस्तों। ये कहां पर है, कांकरोली। और कांकरोली की बात करें तो यहां पर एक हवाई कैसी पट्टी, निजी हवाई पट्टी भी है, निजी हवाई पट्टी भी है। और ये कांकरोली में निजी हवाई पट्टी किसके अधीन आती है, तो जेके जो ग्रुप है इसके अधीन आती है। राजस्थान में 4 निजी हवाई पट्टियां आती हैं जिसमें एक कांकरोली है, ठीक है, एक निवाई टोंक के अंदर आ जाती है, बिलानी के अंदर आ जाती है। इस प्रकार से 4 हैं और एक आ जाती है कांकरोली में जेके ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर ये भी आ जाता है। एक मेरे दोस्तों इसी राजसमंद में गांव आता है जिसका नाम आता है मोलेला। एक गांव है मेरे दोस्तों जिसका नाम है मोलेला गांव। और इस मोलेला गांव की बात करें, ये तो एग्जाम के लिए मान लेना ककीड़े मतेरे वाला ही क्वेश्चन है। मोलेला गांव की बात करें तो ये टेरिकोटा किसके लिए फेमस है, ये टेरिकोटा के लिए फेमस है। मोलेला गांव की कौन सी हस्तकला की बात करें, टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये हस्तशिल्प कला उद्योग है। कैसा उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है मेरे दोस्तों, हस्तशिल्प उद्योग है। तो और टेरिकोटा उद्योग कहाँ का फेमस है, तो मोलेला राजसमंद का फेमस। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो टेरिकोटा उद्योग है इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो इसकी शुरुआत का जो श्रेय जाता है मेरे दोस्तों ये जाता है गगन बिहारी दादीज को। गगन बिहारी दादीज जो है, दादीज, इस गगन बिहारी दादीज को जाता है। और यदि हम बात करें वर्तमान की कि भाई वर्तमान में इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है मेरे दोस्तों मोहनलाल कुम्हार को। मोहनलाल कुम्हार को इसका श्रेय जाता है। और ये मोहनलाल कुमार जो है ये पद्मश्री से भी सम्मानित है। तो याद रखना एग्जाम के लिए, गुलाबी गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, राजसमंद का है मेरे दोस्तों। जेके टायर का कारखाना कांकरोली। और टेरिकोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी 2-4 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। एक आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला, राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये भी राजसमंद है। किसके आधार पर, प्रतिशत की, प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है मेरे दोस्तों, राजसमंद। एक आ जाए सबसे कम सिंचाई वाला जिला, सबसे कम सिंचाई वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला भी कौन सा है, राजसमंद। किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक यहां पर आता है गोरम घाट रेलवे स्टेशन, गोरम घाट रेलवे स्टेशन आता है। और ये गोरम घाट रेलवे स्टेशन क्या है, सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन आता है मेरे दोस्तों। कौन सा, गोरम घाट रेलवे स्टेशन। ये भी कहां पर है, राजसमंद के अंदर आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 2-4 बातें और बता देता हूं मैं। एक आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या चीजें, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन भी कहां होता है, राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक
राजस्थान में सर्वाधिक सीताफल का उत्पादन भी कहाँ होता है मेरे दोस्तों? राजसमंद में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक पन्ना जो आता है, इस पन्ने की बात करें, क्या कहा जाता है इसको? हरी अग्नि। इस हरी अग्नि का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। और राजसमंद में मेरे दोस्तों कहाँ पर? काला गुमान क्षेत्र में। काला गुमान क्षेत्र में यहाँ पर उत्पादन 1943 से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना मेरे दोस्तों, क्लास लगी दूसरी सर जी, जल्दी करो, लाग गया ले। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि यहाँ पर है, सबसे कम सिंचाई यहाँ पर है। गोरम घाट राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये कहाँ पर है? इसी यहाँ पर, इसी राजसमंद के अंदर आता है। अब देखो, हाँ जी, 5 बजे सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन यहीं से होता है, सबसे अधिक सीताफल का उत्पादन यहीं से होता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा सर्वाधिक पन्ने का उत्पादन भी राजसमंद में कहाँ होता है मेरे दोस्तों? इसी राजसमंद में होता है। और कहाँ पर? काला गुमान। मेरे दोस्तों ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, काला गुमान राजसमंद के साथ आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ लास्ट जाते जाते, क्या अब इस काला गुमान की बात करें तो एक राजसमंद में स्थान है काला गुमान। ये लो, एक आ गया मेरे दोस्तों काला गुमान स्थान है। और एक अजमेर में स्थान आता है बुबानी। हाँ, अजमेर में एक स्थान आता है बुबानी। ये बुबानी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। बुबानी अजमेर में है। तो इस काला गुमान से लेकर के और बुबानी अजमेर तक ये लगभग 221 किलोमीटर की दूरी है। और यहां पर पन्ने के भंडार मिले हैं। यहां पर क्या मिले हैं? पन्ने के भंडार। और इसे क्या कहा गया है मेरे दोस्तों? इसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा गया है। इसे कहा गया है ग्रीन फायर बेल्ट। तो एग्जाम में आते, जैसे आता है ना, कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? तो कहां पर है? नागौर से अजमेर के मध्य। उसी प्रकार से यदि पूछे कि राजस्थान में ग्रीन फायर बेल्ट कहां पर है, तो ग्रीन फायर बेल्ट कहां पर है मेरे दोस्तों? राजसमंद से अजमेर के मध्य है। और ये पूछे कि कहां से कहां, तो काला गुमान से बुबानी के मध्य अजमेर में है। 221 किलोमीटर की पट्टी आती है। तो ये था मेरे दोस्तों आज की राजसमंद की यात्रा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी और पूरा आनंद लिया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, राजस्थान समसामयिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।